गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और हम डिस्कस करेंगे आज 7 मई के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप सबको पता ही है। जी, ये है हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। ठीक है, और इनका जो कथन है वो बहुत ज़्यादा युवाओं में फेमस है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इनको इनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनको वाकई में इनको खुद भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और इनके कोटेशन, इनके जो कथन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अधिकतर हमें लोगों के स्टेटस पर दिख जाते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि जो एक अच्छी पुस्तक होती है ना, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसके पास एक अच्छा दोस्त है वो एक लाइब्रेरी के बराबर है। यानी अगर आपकी जिंदगी में कई सारे दोस्त की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक दोस्त है जो बिल्कुल सच्चा है, जो आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसका ध्यान नहीं रखता, बल्कि इस चीज का ध्यान रखता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके भविष्य के लिए क्या सही है, उस बात को ध्यान में रखकर हमेशा आपको एडवाइस देता है ना, आपके सुख और दुख में हमेशा साथ होता है। तो उस दोस्त को लाइब्रेरी के समान कहा गया है। और ये भी वो बोलते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी पुस्तक है तो वो 1000 दोस्तों के बराबर है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक अच्छा दोस्त है तो वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। क्योंकि वो जो अनुभव शेयर करता है आपके साथ में, जो आपके साथ में वो चलता है और आपको जो राह दिखाता है, वो कोई सच्चा दोस्त ही दिखा सकता है। तो अपने दोस्तों को याद करिए, सच्चे दोस्तों को याद करिए, सच्चे दोस्तों का साथ रखिए और हमेशा खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी थॉट के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। ओके, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं विश्व एथलेटिक्स डे के बारे में, जो हर साल 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार भी 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसमें स्पेशली फिटनेस के बारे में बात की गई है, बच्चों के युवाओं के फिटनेस के बारे में बात की गई है, और जो एथलेटिक्स का गेम है उसको बढ़ावा देने के लिए भी बात कही गई है। तो इस बार की विश्व एथलेटिक्स दिवस पर जो थीम है वो क्या है? तो एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग, इस थीम के साथ में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1996 में। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जिनका नाम है प्रीमो नेबियालो, प्रीमो नेब बिओलो, उनके द्वारा। ओके, और जो हमारा इंटरनेशनल ए मेच्योर एथलेटिक फेडरेशन यानी IAAF, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में 17 जुलाई को करी गई थी 1912 में। ओके, 2001 में जो AIAAF है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया था। और बाद में इसका नाम चेंज करके इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया था। ठीक है, 2019 में, है ना। यानी 2001 में पहले IAAF का नाम चेंज किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन रखा गया। फिर 2019 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स रख दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, यानी प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। हम सबको अच्छे से पता है कि जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जब हम कोई टेक्निकल किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ITI करते हैं। ठीक है, तो ITI के बाद क्या होता है? अप्रेंटिस होती है। और अप्रेंटिस क्या है? एक तरीके से ट्रेनिंग है, एक तरीके से आपको काम करके दिखाया जाता है, आपका स्किल डेवलपमेंट करने का काम करता है ना। और कई सारी फील्ड में होता है, जैसे अब मैंने तो सिर्फ ITI बोला है, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम है जिसमें होने लगा है, और स्किल डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। तो इसके लिए एक मेला लगाया जा रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है, पूरे भारत के लिए की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो पूरे भारत में एक मेला लगाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, या प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, जो 8 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा और लगभग भारत के 200 जिलों में लगाया जाएगा। और इस मेले का आयोजन हर महीने का जो दूसरा सोमवार होता है उस दिन लगाया जाएगा।
अच्छा, अब इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और देखो, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक चीज और है कि जो ये जो 8 मई 2023 को स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, ये जो मेला किसके तहत लगाया जा रहा है, स्किल इंडिया मिशन के तहत लगाया जा रहा है। और जो ये स्किल इंडिया मिशन है, ये कौन सी हमारी जो मिनिस्ट्री है इसकी नोडल इंचार्ज है, तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है हमारी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसका नोडल इंचार्ज है, जो स्किल इंडिया के तहत 8 मई से स्टार्ट करेगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले के बारे में जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन वो व्यक्ति करा सकते हैं जो 5वीं पास हो और 12वीं पास हो, यानी 5वीं से 12वीं पास हो होने चाहिए, ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, उनके पास कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया हो, उन्होंने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में कोई डिप्लोमा किया हो, तो वो सारे इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्ड होने के बाद क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद में इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, देखिए इसमें जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि ये जो मेला लगाया जाएगा कहाँ पर लगाया जाएगा और किस तरीके से लगाया जाएगा। तो जो 200 जिले सेलेक्ट किए गए हैं, उन 200 जिलों में हर महीने के दूसरे सोमवार को लगाया जाएगा। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में एक तरीके से उन व्यक्तियों को, उन लोगों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि उनका विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एम क्या है, गवर्नमेंट का ये एम ये है कि इस मेले के तहत हर साल लगभग 15 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाए। ठीक है ना, कितने लाख युवाओं को, तो लगभग जो 15 लाख यूथ है उसको पर ईयर अप्रेंटिस, जो ये अप्रेंटिस प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला चल रहा है इसके तहत ट्रेन किया जाए और उनके डेवलपमेंट का काम किया जाए। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इस स्कीम के बारे में, इस मेले के बारे में। अच्छा, ये जो न्यूज़ है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए, एक पाकिस्तान के कप्तान हैं, बल्लेबाज हैं, और उन्होंने, जिनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, तो बाबर आजम ने वनडे में 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड करा है, रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन रिकॉर्ड क्या है, तो सबसे तेज, यानी सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम, जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। और इसके लिए इन्होंने 97 मैच खेला है, यानी 97 इनिंग्स में, पारियों में इन्होंने 5000 रन बनाए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था, तो अफ्रीका के खिलाड़ी थे हाशिम अमला। क्या नाम था, हाशिम अमला उनके नाम था, जिन्होंने 101 पारियां खेली और उसमें 5000 रन बनाए हैं। ओके, अच्छा, ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो ये जो 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वो जो पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला जा रहा था, वनडे सीरीज खेली जा रही थी कराची में, उसमें ये रिकॉर्ड कंप्लीट किया गया है बाबर आजम के द्वारा। ओके, 5 मई को ताशकंद में आयोजित किया गया है एशिया कप स्टेज 2 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट। ओके, जिसमें भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 14 पदक जीते हैं भारत ने। अच्छा, अब ये जो ताशकंद में टूर्नामेंट हो रहा है, विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, ये किस चीज के लिए हो रहा है, तो निशानेबाजी के लिए हो रहा था। किस चीज के लिए हो रहा था, निशानेबाजी के लिए हो रहा था, जिसमें भारत ने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण है, यानी 7 जो है गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, अच्छा, वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व और मिक्स्ड रिकर्व, ओके, इन्हीं दोनों में भारत ने सिल्वर मेडल जीता है और बाकियों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है जिसमें किस खिलाड़ी ने किस फील्ड में कौन सा मेडल जीता है, तो जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और बाकी जैसा कि आप सबको पता ही है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो वहां पर भी जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी के बारे में। अनुराग ठाकुर जी कौन है, तो हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ओके, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है, लखनऊ में किया है। और
बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन किया गया है। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 है, ये 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जून तक चलेंगे लखनऊ में। ओके, यानी लखनऊ में इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, इसमें भाग लेने वाले कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो लगभग मैं बता दूं आपको, भारत के 200 भारतीय विश्वविद्यालय, यानी भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लगभग 200 यूनिवर्सिटीज जो हैं इसमें भाग लेंगी, और 200 यूनिवर्सिटीज के 4000 से अधिक जो एथलीट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें लगभग 21 खेलों के ऊपर, यानी 21 खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए ही लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी इसको लॉन्च किया गया है। और इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उपस्थित थे। ठीक है, इसका जो मैस्कॉट है वो क्या है? तो इसका मैस्कॉट है जीतू द बारहसिंगा। ओके, और जो जीतू द बारहसिंगा है वो रिप्रेजेंट करता है गर्व से गौरव को। किसको रिप्रेजेंट करता है? गर्व से गौरव को। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेंचर के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है अजय विज को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय विज को, जैसा कि आप इनके पिक भी देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अजय विज किसकी जगह लेंगे? तो ये रेखा एम मेनन की जगह लेंगे। रेखा एम मेनन की जगह लेंगे अजय विज, जो एक्सचेंजर के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, जो एक्सचेंजर की इंडिया मार्केट यूनिट के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है संदीप दत्ता। क्या नाम है? संदीप दत्ता। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सचेंजर के बारे में। तो एक्सचेंजर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी है, जो स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी और संचालन के फील्ड में कई सारी सेवाएं प्रदान करती है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है काम करती है। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। इसका मुख्यालय हमें आयरलैंड के डरबिन में देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ये 51 देशों में काम करती है और लगभग 200 से अधिक इसकी ब्रांचेस हैं। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं मार्क निकोलस के बारे में, जिनको मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का अगला अध्यक्ष चुना गया है। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे स्टीफन फ्राई की। ओके, स्टीफन फ्राई की जगह लेंगे ये। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में इसकी स्थापना करी गई थी एक क्रिकेट क्लब के रूप में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के फील्ड में जितने भी क्लब हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, यानी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित क्लब है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ओके, Mark Nicholas has been elected as the next president of the Marylebone Cricket Club यानी MCC। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की नीरा टंडन के बारे में। ठीक है, देखिए जो भारतीय मूल की नीरा टंडन है उनको ब्राइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। और जो नीरा टंडन, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये भारतीय मूल की है और इनका जन्म मैसाचुसेट्स में हुआ था। मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ था। ओके, और कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है जो लॉस एंजल्स में है, और येल विश्वविद्यालय, यहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। और इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है सार्वजनिक नीति के कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में काम करने का। ओके, तो 5 मई 2023 को इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी अब ये व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय मूल की एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। ओके, Indian origin, नीरा टंडन अपॉइंटेड डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ऐसा चेहरा जो जेवलिन थ्रो में जिसने विश्व रिकॉर्ड कायम करा हुआ है। ठीक है ना, तो इन्होंने कतर के दोहा में एक डायमंड लीग चल रही थी जेवलिन थ्रो के लिए, इसमें इन्होंने भाला फेंक खिताब जीता है, यानी जेवलिन थ्रो का जो टाइटल है वो जीत लिया है 2023 के लिए। इनकी उम्र के बारे में बात करें तो ये 25 साल के हैं और इन्होंने 88.67 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ये जीत हासिल करी है।
इसके पहले 2022 में जो स्विट्जरलैंड में सितंबर के महीने में जब डायमंड लीग फाइनल हुआ था, तो इसमें भी इन्होंने 2022 का डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जीती थी। ओके, और अब ये क्या, अब इन्होंने दूसरी बार यानी 2023 का भी डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वीजा से रिलेटेड। ओके, वीजा हैज लॉन्च्ड अ न्यू फीचर CVV फ्री पेमेंट्स इन इंडिया दैट अलाउज यूजर्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स विदाउट द नीड फॉर अ CVV नंबर। CVV नंबर क्या है? देखिए जब आप वीजा वाला कार्ड देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि 16 डिजिट का यानी कि 16 डिजिट का एक नंबर होता है, जो वो नंबर ही उस वीजा कार्ड की पहचान होती है। लेकिन अब जो कार्ड आया है उसमें क्या है, वो विदाउट नंबर वाला है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी टेक्निक लगाई गई है जिसकी वजह से विदाउट नंबर ही उस टोकन को ऑथेंटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये अंक नहीं होगा, यानी जो 16 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो कार्ड पर नहीं होगा, बल्कि इस कार्ड के अंदर एक इस तरीके से सिक्योरिटी या यूनिक कोड दिया जाएगा जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। स्टार्टिंग में सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसिलिटी आई है वो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए आई है, यानी भारत के भीतर ही जो पैसे का ट्रांजैक्शन करना है वो इसके ऊपर काम कर सकता है, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के ऊपर ये लागू होगा। ओके, और स्पेशली ये किया क्यों गया है वीजा के द्वारा? तो किया इसलिए गया है जिससे कि जो ट्रांजैक्शन के द्वारा जो साइबर फ्रॉड हो जाता है उससे बचा जा सके। देखिए हम टोकनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो वीज़ा हमें मिलता है तो उसमें आपने देखा होगा कि वीज़ा पर 16 डिजिट का नंबर होता है। तो अब ये डिजिट वाला जो नंबर है अब आपको इस पे देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह एक कोड इसमें इनबिल्ट किया होता है। ठीक है, जो इस टोकन की पहचान होती है जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन किया जाएगा। और इसका मेन मोटिव क्या है? तो जो ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें जो फ्रॉड होता है उसको रोका जा सके। ओके, अब हम बात करेंगे वीजा इंक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वीजा इंक एक इंटरनेशनल लेवल की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सेवा जो कंपनी है उसके रूप में काम करती है। इसका मुख्यालय हमें कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा। इसकी स्थापना 18 सितंबर 1958 में करी गई थी और संस्थापक इसके कौन है? तो डी हॉक है। स्पेशली जो वीजा इंक है ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के द्वारा जो भुगतान किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जाता है उसकी सुविधा प्रदान करने का काम करती है। ओके, अब क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो डीआरडीओ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक थे जो डीआरडीओ में काम कर रहे थे जिनका नाम है प्रदीप कुरुलकर। क्या नाम है? प्रदीप कुरुलकर। तो ये पुणे से जासूसी करते हुए पाए गए हैं, है ना। तो इनको पुणे से जासूसी करते हुए पाए गए हैं और 3 मई को ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है एटीएस के द्वारा। किसके द्वारा? एटीएस के द्वारा। अच्छा, जो एटीएस ने इनका फोन जब बरामद किया तो फोन में ही इनके व्हाट्सएप वीडियो कॉल और जो चैट थी उसके माध्यम से इनको ये जानकारी मिली, एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके संपर्क में थे और उससे अपने एजेंसी से रिलेटेड, अपने डीआरडीओ से रिलेटेड जो बिल्कुल रहस्यमय, जो बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सीक्रेट काम होते हैं उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा रहे थे, तो इसलिए इनको पकड़ लिया गया है। ओके, देखिए इनको अंडर सेक्शन 1923 के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको जो है रिमांड में लिया गया है। ओके, अच्छा डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हम सबको पता है कि डीआरडीओ हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तहत काम करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत में किस तरीके से जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो डिफेंस सिस्टम है और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे नए नए विचारों के साथ पर काम किया जा सके। स्पेशली ये साइबर सुरक्षा के बारे में, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग के सहित बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करता है जो डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं। ओके, भारत डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना के लिए जो पहली मिसाइल लॉन्च करी गई थी, पहली मिसाइल बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? सैम, जो सतह से हवा में मार कर रही थी, मार करने वाली मिसाइल थी। ओके, और इसको प्रोजेक्ट इंडिगो के तहत बनाया गया था।
इस डीआरडीओ की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत है। कौन है, समीर वी कामत। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो अरुणाचल प्रदेश में टैगिन भाषा बोली जाती है और वहां पर एक टैगिन समुदाय है। ओके, उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है लव इन 90s। लव इन 90s। इस मूवी को 6 मई को जो हमारे देश के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये इस मूवी में स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है सुबनसिरी जिला, कौन सा जिला, अरुणाचल प्रदेश का जो सुबनसिरी जिला है, वहां पर टैगिन समुदाय रहता है और उस पर ही आधारित ये मूवी बनी है। और स्पेशली मैं बता दूं कि जो ये मूवी है ये टैगिन समुदाय का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर बेस्ड है। और साथ में ही इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया अपने समुदाय के लिए, किस तरीके से आगे बढ़ते रहे, ये सारी कहानी एक इस मूवी में एक लव स्टोरी के रूप में हमें देखने को मिलती है। थ्रू दिस फिल्म viewers can witness the beauty and rich heritage of Tagiन culture and traditions. Okay. अब हम टैगिन समुदाय के बारे में बात करें तो टैगिन समुदाय को घासी मिरी जनजाति भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या कहा जाता है, घासी मिरी जनजाति। ठीक है, अच्छा, साथ में ही ये जो जनजाति है वो अबू तानी के वंशज माने जाते हैं, तानी जनजाति के सदस्य माने जाते हैं। ये अधिकतर आपको अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपर सुबनसिरी जिला है वहां पर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा पश्चिमी सियांग और पामुम पारे में देखने को मिलेंगे। इनका जो फेमस जो इनका फेस्टिवल है उसका नाम क्या है, तो सी डोनी। फेस्टिवल का नाम क्या है, सी डोनी, जो स्पेशली पृथ्वी और सूर्य की पूजा के ऊपर निर्भर करता है ये फेस्टिवल। यहाँ का जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है इस टैगिन समुदाय का वो कौन है, तो प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही थे जिनका नाम था तापी मरा। क्या नाम था, तापी मरा। वो यहाँ के फेमस पर्सनैलिटी हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास सेबी से रिलेटेड। ओके, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि हम सबको पता है कि सेबी भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रतिभूतियों को लेने, जमा करने, प्राप्त करने और उनके विनिमय करने का, यानी उनको खरीदने और बेचने का जो रिकॉर्ड है वो सारा इसके पास होता है। अब इसके लिए ही कि ये काम बिल्कुल सही तरीके से हो, कोई किसी भी तरीके का जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है, वित्तीय जो धोखाधड़ी है वो ना हो पाए, वित्तीय अपराध जो होते हैं वो रुक सके, इसके लिए इन्होंने एंटिटी आइडेंटिफायर नाम का एक प्रणाली, एक सिस्टम की शुरुआत करी गई है सेबी के द्वारा। तो जो एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में काम करेगी। अच्छा, अब देखो ये करेगी क्या, इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक संबंध में यानी वर्ल्ड लेवल पर डेटा इकट्ठा करेगी और प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करेगी जो एक वित्तीय लेन देन के पक्ष में होते हैं। यानी जब लेन देन की प्रक्रिया होती है, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज जब खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, तो हम सबको पता है कि हर एक देश में अपने अलग अलग कानून होते हैं और अलग अलग कानूनों के तहत वहाँ की जो फाइनेंशियल प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो इन सभी फाइनेंशियल प्रोसेस पे जो लीगली होंगी उसके ऊपर नजर कौन रखेगा, एंटिटी आइडेंटिफायर। ओके, तो ये एक तरीके का सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसकी शुरुआत करी गई है सेबी के तहत। एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 को करी गई थी। स्पेशली भारत में जो प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज और जो कमोडिटीज बाजार हैं उसमें खरीद और फरोख्त के लिए, उसमें जो नियम है उनको कायम रखने के लिए, नियम कानूनों को कायम रखने के लिए और उसके ऊपर एक तरीके से नजर रखने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो जो है पहले कंपनियों को रजिस्टर्ड करते हैं और जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो उनके लिए या उनके प्रति उनकी जवाबदेही होती है और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है यानी सेबी है,
ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे वित्त मंत्रालय है, उसके तहत काम करती है और एक स्वयं के शासी बोर्ड के साथ काम करती है। एक स्वायत्त निकाय है, यानी एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करती है। अच्छा, स्पेशली इसका इसका जो काम है क्या है, वो नियम बनाना है, दिशा निर्देश जारी करना है व्यापार के लिए, और व्यापार में जो धोखाधड़ी हो रही है उसकी जांच करना है। और अगर जांच में कोई कोई अपराधी पाया जाता है, धोखाधड़ी करते हुए पाया जाता है, तो उसको दंडित करने का भी काम सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो प्रणाली है उसकी शुरुआत करी है। सेबी का मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका मुख्यालय हमें महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेगा। ओके, देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो भारत और म्यांमार से रिलेट करती है। ठीक है, भारत का जो मिजोरम है और म्यांमार, ये दोनों सितवे पोर्ट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टिविटी को कायम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया वाले देश हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, और बंगाल की खाड़ी के जो प्रायद्वीप है वहां पर आर्थिक विकास का काम किया जाएगा। तो इसी के तहत हमारे देश के जो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, वो 9 मई को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे। यही न्यूज़ है, और अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि भारत का जो मिजोरम है वो सितवे पोर्ट के माध्यम से म्यांमार से जुड़ा हुआ है, और यही पोर्ट आगे बढ़कर धीरे धीरे कनेक्टिविटी कायम करता है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में। ओके, और साथ में मैं आपको बता दूं कि म्यांमार के बारे में, ये साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है और इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड और लाओस से लगती हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, तो इसकी यहाँ की राजधानी है नेपीडा, और 2005 में ही इसको 2005 में नेपीडा को राजधानी बनाई गई थी म्यांमार की। यहाँ के अध्यक्ष यानी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो मिएंट स्वे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिन आंग हलिंग है, और यहाँ के उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सो विन है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास अडानी ग्रुप से रिलेटेड, और ये भी म्यांमार से ही रिलेटेड है। ओके, अडानी ग्रुप ने $30 मिलियन में म्यांमार बंदरगाह बेचने का सौदा कर लिया है। $30 मिलियन में म्यांमार बंदरगाह को बेच दिया जाएगा। अडानी ग्रुप के द्वारा ऐसी घोषणा करी गई है और अडानी ग्रुप ने सौदा कर लिया है। तो भारत का जो अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है उसने ये बात बताई है। ओके, और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बिक्री है उसकी घोषणा कब करी गई थी अदानी समूह के द्वारा, तो मई 2022 में ही कर दी गई थी। और साथ में ही ये भी बोला गया था कि इस बंदरगाह का प्रॉपर तरीके से काम करा के, और जो भी कानूनी कार्यवाही है, जहां से भी क्लियरेंस लेना है, वो सारी चीजें लेकर प्रॉपर इसको तैयार करके इसकी बिक्री करी जाएगी अडानी ग्रुप के द्वारा। ओके, अडानी ग्रुप साइन अडानी ग्रुप साइन डील टू सेल म्यांमार पोर्ट फॉर $30 मिलियन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। ओके, और इसके लिए बजट में भी बात करी गई है, 2023 और 24 के बजट में भी बुलेट ट्रेन के बारे में बात करी गई है, इसके निर्माण के बारे में बात करी गई है। तो पहला जो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड कॉरिडोर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसके लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम भी बनाया जाएगा। जब ट्रैक होगा हाई स्पीड के लिए तभी तो इस पे बुलेट ट्रेन चलेगी, तो इसके लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम भी बनाया जाएगा। और इसी के लिए जापान के द्वारा 1000 भारतीय इंजीनियर को, जो इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश में बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए जापान की जो रेलवे टेक्निकल सर्विस है, जापान रेलवे टेक्निक सर्विसेज के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर करा था। और ये जो ट्रैक बनाया जाएगा, ये जो हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, और ये जो ट्रैक बनाया जाएगा स्पेशली ये गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक होगा। यानी हम देखते हैं ना रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उस पर गिट्टियां होती हैं, लेकिन ये जो रेलवे ट्रैक होगा इस पे गिट्टियां नहीं देखने को मिलेंगी, यानी गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक सिस्टम होगा। ओके,
अच्छा, साथ में ही जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड रेलवे का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? बुलेट ट्रेन में, जो भारतीय बुलेट ट्रेन है उसमें जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड रेलवे का जो रेलवे का उपयोग है उसको किया जाएगा। और हम सबको अच्छे से पता है कि जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो दुनिया भर में अपने बुलेट ट्रेन के लिए जानी जाती है, और उसका उसका जो स्किल डेवलपमेंट है बुलेट के फील्ड में, बुलेट ट्रेन के फील्ड में, वो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। तो इसीलिए टाई अप हुआ है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस के बीच में। तो ये जो टेक्निकल सर्विस है यही 1000 भारतीय इंजीनियर को क्या करेगी? ट्रेन करने का काम करेगी। ओके। अच्छा, इस काम के लिए 20 जापानी विशेषज्ञ भारतीय इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, पर्यवेक्षकों को उनको उनका स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे और उनको ट्रेन करने का काम करेंगे। जापान will provide specialized training to 1000 Indian engineers ahead of starting work on the high-speed rail track system for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. Okay. देखिए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 508 किलोमीटर है और जिसमें 348 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है वो गुजरात में आएगा और 156 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में आएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो दादरा और नागर हवेली में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 12 स्टेशनों पर ये जो ट्रेन है वो रुकेगी, यानी 12 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 8 गुजरात में है और 4 महाराष्ट्र में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। ओके। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास है वो 2022 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया की एक फैशन मॉडल थी जिनका नाम था सिएना वियर। क्या नाम था? सिएना वियर। ये घुड़सवारी सीख रही थी और घुड़सवारी सीखने के दौरान ही इनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें इनका जो है निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ ही ऑस्ट्रेलिया कंट्री के रूप में भी हम इसको जानते हैं। जितने भी महाद्वीप हैं उसमें 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और साथ में ही आप देखेंगे तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, और जो जो ये ओशिनिया यानी एक सागर में स्थित सबसे बड़ा देश या आइलैंड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आधिकारिक लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पर 25 मिलियन की आबादी आपको देखने को मिलेगी, यानी 25 मिलियन आबादी यहाँ पर है। यहाँ के सम्राट, ब्रिटेन के ही सम्राट यहाँ के भी सम्राट हैं। तो यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स थर्ड हैं। यहाँ की सरकार का जो स्वरूप है वो संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। गवर्नर जनरल डेविड हर्ले और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। ओके। देखिए, ये जो सिएना वियर है, ठीक है ना, सिएना वियर है, इनकी डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ हुई थी 2 अप्रैल को, और कहाँ पर? तो पोलो ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, विंस्टर पोलो ग्राउंड है उसमें। ओके। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके बीच में अपने डेली करंट अफेयर के साथ में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। आपने बहुत सारा प्यार और साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। आपके लाइक करने से मुझे हौसला आता है, मेहनत करने की हिम्मत आती है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो। तब तक के लिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।